साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी ट्रिपल एससी की पेट 2025 की जो परीक्षा होनी है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये जो अभी बात हो रही है ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और जीके जीएस इन से संबंधित प्रश्नों की बात होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये पेट 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसकी बात होगी। और ये परीक्षा हुई थी 28 अक्टूबर 2023 को। शिफ्ट सेकंड का ये पेपर है और शिफ्ट सेकंड में कुल जो 50 प्रश्न होते हैं इन तीनों को मिला के और जीके जीएस के मिला के 50 जो प्रश्न हैं उनमें से 25 प्रश्न यानी ए पार्ट होगा। इसके बाद 25 प्रश्न बी पार्ट में होगा। तो ए पार्ट में यानी 25 प्रश्नों की बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये दिशा तय करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा ये है कि चूँकि ये व्याख्यात्मक हल हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है एक प्रश्न आप पढ़ते हैं तो उसके एवज में आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो इससे आपको न केवल आइडिया लगता है कि कैसे प्रश्न होंगे, कैसे किस लेवल के प्रश्न होंगे, बल्कि आपको जो प्रश्न आ सकते हैं उसी से संबंधित प्रश्नों से संबंधित उन प्रश्नों के भी उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो एक तरह से आपकी तैयारी बढ़िया से होती जाती है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अब आप देखेंगे कि ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो तीसरी वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स यूनियन लेजिस्लेचर एलोन हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट दैट इज नोन एज रेजिडियरी पावर्स। रेजिडियरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियों के जो है रूप में जाना जाता है। और ये कौन से मामले हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल को है? तो देखिए, केंद्रीय संघीय जो लिस्ट होती है, संघ की सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट। तो ये इनमें से इन चारों में से कौन सी है जो कि अवशिष्ट शक्तियों में आएगी, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो क्या ये पशुधन होगा, क्या ये पशुपालन होगा, या साइबर कानून होगा, या व्यापार और वाणिज्य होगा? तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे तो साइबर कानून आएगा, जो कि न केंद्र और न राज्य सूची में आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, साइबर लॉज। ये अवशिष्ट शक्तियों में आएगा। देखिए, इसके बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां दी गई हैं। तो याद रखिएगा, इस 7वीं अनुसूची, ये प्रश्न आता है, एक प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से मिल गया। 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों की और अवशिष्ट सूची की बात की गई है। संघ, अब 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहेंगे, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, संचार आदि। और इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में किसको है? केंद्र सरकार को। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में राज्य और स्थानीय विषय के महत्व के विषय होते हैं, जिसमें पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि। अब देखिए, ये रक्षा, बैंकिंग, विदेश, पुलिस, सिंचाई, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि पुलिस किस लिस्ट में आएगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही इसी प्रश्न आपको 10 से 15-20 प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। और कानून बनाती है कौन? स्टेट लिस्ट की स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। समवर्ती सूची जो तीसरी है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान महत्व रखते हैं, जैसे शिक्षा, केंद्र सरकार में भी शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार में भी, वन, विवाह, उत्तराधिकार आदि ये हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी तो केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा, उस समय राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा।
तो चौथी सूची इसको कहेंगे, होती 3 सूची हैं, लेकिन जो बचा जिसको अवशिष्ट कहेंगे ये है जो उपर्युक्त तीनों सूचियों में न हो उसे अवशिष्ट सूची कहेंगे। और ये जो साइबर कानून है इन तीनों में से नहीं है, इसलिए अवशिष्ट सूची में आएगा और इस पर संघ सरकार ही कानून बनाती है। तो आपने देखा कि एक प्रश्न के एवज में 10 से 15 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, पूरी क्लास देखिए। समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो एशिया का पहला जो EPZ भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो एशिया का EPZ पहला जो है ये कांडला गुजरात में था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। स्थापना EPZ की जो है 1965 को हुई। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ये क्या है, EPZ क्या है? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। आर्थिक प्रोत्साहनों में करों में छूट, शुल्कों में छूट दी जाती है। संयंत्र यानी जो प्लांट होता है, मशीनरी होता है, उपकरण होता है, अन्य सामग्रियों में आयात की अनुमति दी जाती है। बिना शुल्क के आयात की अनुमति दी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी छूटें दी जाती हैं EPZ में। जो EPZ होगा इस क्षेत्र में जो आएंगे। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हड़प्पन साइट एक्सक्यूवेटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत में देखिए ये सारे उत्खनन स्थल हैं, लेकिन रोपण जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। रोपण जो है स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पन स्थल है उत्खनित। रोपण जो है इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। अवस्थिति की बात करें कहाँ स्थित है, तो पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर सैंधव स्थल है ये, यानी सिंधु सभ्यता का ये स्थल है, वहाँ स्थित है सतलज नदी के बाएं तट पे। BB लाल द्वारा इसकी खोज की गई 1950 में और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 55 के बीच में उत्खनन खुदवाया गया। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा शहर के खोजकर्ता, ये बहुत बार प्रश्न आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, तो इसको याद रखिएगा। हड़प्पा शहर के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 में रावी नदी के तट पर इसकी खोज हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक उस समय थे सर जॉन मार्शल, इनका भी नाम पूछा जाता है और इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी 1922 में, ठीक 1 साल बाद। और सिंधु नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लेता है कई बार, तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, चौथा नंबर प्रश्न है, खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये खिज्र खान क्या है, तुर्की से वंश से या तुगलक राजवंश से या सैयद डायनेस्टी से या लोदी डायनेस्टी से? तो देखिए खिज्र खान जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, सैयद डायनेस्टी से, सैयद राजवंश से संबंधित था। कुछ राजवंशों का एक कई बार क्रोनोलॉजी पूछता है, पहले कौन था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहले खिज्र खान की बात करते हैं, सैयद राजवंश से संबंधित था। दिल्ली का शासक तैमूर लंग था, उसी का ये सेनापति था। जब वो तैमूर लंग यहाँ से जाने लगा लूटपाट करके, तो भारत से वापसी के समय तैमूर ने खिज्र खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो खिज्र खान यहाँ रह गया और तैमूर लंग जो है वो चला गया यहाँ से लूटपाट करके। तैमूर लंग माने लंगड़ा, वो लंगड़ा था और आक्रमणकारी था, बहुत ही दुर्दांत जो है वो आक्रमणकारी था। यहाँ बहुत लूटपाट किया था, बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, मार काट की थी। और अभी चर्चा में थे तैमूर एक और किसके लड़के का नाम है तैमूर, अभी करीना कपूर ने अपने लड़के का नाम तैमूर रखा था, इस पर विवाद हुआ था कि एक दुर्दांत आक्रमणकारी जिसने भारत में लूटपाट की और उसका नाम अपने बेटे का क्यों रखा गया था। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो उस तैमूर का ये कौन था, खिज्र खान,
उसका बनाया हुआ गवर्नर था और लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली को जीतकर सैयद वंश की स्थापना की थी। तो अब देखिए, एक जो क्रोनोलॉजी पूछता है तो सबसे पहले गुलाम वंश था 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश आता है। तो यहाँ खिज्र खान जो था वो 1414 में दिल्ली को जीतकर सैयद वंश की स्थापना करता है। ये है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो देखिए, पटना, श्रावस्ती, वल्लभी और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। तो ये जो महावीर की शिक्षाएं हैं ये 1500 वर्ष पहले वल्लभी, गुजरात में ये लिखी गई थी और वहीं ये वर्तमान में उपलब्ध भी हैं। और लिखी गई थी कब? जैन संगीत के समय। तो वल्लभी गुजरात में इस समय उपलब्ध है। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाओं का संकलन है वह द्वितीय जैन संगीत के समय इसका संकलन किया गया। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जो है 512 ईस्वी में हुआ और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। संगीत के अध्यक्ष जो थे वो देवर्षि क्षमाश्रमण थे। और प्रथम जैन संगीत का आयोजन की बात करें तो पाटलिपुत्र में 322 BC में हुआ था और अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और ये स्थूलभद्र वही हैं जिनके समय में श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म बट गया था। नेक्स्ट है 6वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में, बारदोली सत्याग्रह जिसको कहते हैं, सही है। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946 में, ठीक है। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में, ये भी ठीक है। उसके बाद यानी असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, देखिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। और ये 1930 नहीं है, मिल मजदूरों की हड़ताल थी 1918 में, प्रसिद्ध हड़ताल हुई थी। मिल मजदूरों की हड़ताल थी कि उनको प्लेग का बोनस चाहिए था। प्लेग ज़बरदस्त फैला था और उस समय इतने पर भी उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगाया था और लोग मर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ सरकार मान नहीं रही थी, बोनस नहीं दे रही थी। तो महात्मा गांधी ने उसमें हड़ताल की थी। पटेल की उसमें भी काफ़ी भूमिका रही। तो 1930 में नहीं बल्कि 1918। 1930 किसके लिए प्रसिद्ध है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो ये 1918 सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है गांधी जी द्वारा की गई सबसे पहली देशव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाली हड़ताल थी। यानी हुई तो वहाँ, लेकिन इसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये बहुत बार प्रश्न आया है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो बारदोली में की महिलाओं ने उन्हें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजाएं सुनाई गई? देखिए, 22 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसी समय आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या किया? स्थगित कर दिया। उस समय सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। तो महात्मा गांधी को कितने साल की सज़ा 1922 में सुनाई गई थी? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ अगेन द राइट आंसर। 6 सालों के लिए इनको सज़ा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में प्रारंभ हुआ और 22 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको समाप्त कर दिया। चौरी चौरा आप जानते हैं, वहाँ अनियंत्रित भीड़ ने जो है थाने को फूंक दिया था। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और इससे क्षुब्ध होकर, क्योंकि महात्मा गांधी जो है अहिंसक आंदोलन चाहते थे और वहाँ हिंसा हो गई, तो वहाँ उस समय जो है आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया और गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए 10 मार्च 1922 को। 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। हालांकि सज़ा 6 वर्ष से पहले रिहाई उनकी हो गई थी 5 फरवरी 1924 को, 2 साल में ही लगभग, क्योंकि वो जो है बीमार हो गए थे गांधी जी, तो बीमारी के कारण रिहाई उनकी हो गई थी 6 वर्ष से पहले ही। नेक्स्ट है
8वां नंबर प्रश्न है। देखिए इतने बड़े बड़े प्रश्न पेट जो है देता है। देखिए प्रश्न है, प्रश्न बड़ा है तो ये मान लीजिए इसमें कई ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको जानने चाहिए, जो परीक्षा में आ सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये भारत सरकार अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित हो गया। बड़ा था इसलिए दो पार्ट में बांट दिया गया। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 एक हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और दूसरा कौन था? क्योंकि दो पार्ट में बांटा था तो दूसरा आपको बताना है। तो देखिए दूसरा बर्मा सरकार अधिनियम था। एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा बर्मा सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 था। ये याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम, बर्मा सरकार अधिनियम। ये तो बिल्कुल यही आपको बताना था कि दूसरा पार्ट जो है कौन था, तो दूसरा पार्ट था बर्मा सरकार अधिनियम। तो एक भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ बर्मा अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता था? जो डेल्टा आंध्र था, स्वदेशी मूवमेंट वाला, ये किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए जो डेल्टा आंध्र था ये वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। वंदे मातरम आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 की घोषणा के बाद हुआ था, 11 फरवरी 1907 को। ये आंध्र प्रदेश में, कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जागरण की भावना जागृत करने वाला ये आंदोलन था। विपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल वाले हैं, विपिन चंद्र पाल द्वारा विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की गई 1907 में, और वंदे मातरम पर उन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहता है? ब्राउन कोयला, ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? तो ब्राउन कोल लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन द राइट आंसर। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ये 4 तरह के कोयले होते हैं। इसमें सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, पहला वाला। ब्राउन कोल जो है, भूरा कोयला, इस जो है ये लिग्नाइट को कहा जाता है। इसमें जो है 25 से 35 यानी 25 से 35% कार्बन होता है। कोयला उत्पादक राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे और ऐसे ही उत्तर मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो व्याख्याएं हैं ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि इन्हीं व्याख्याओं में से प्रश्न आएंगे। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो जो अपर लिमिट इसकी है वो क्या कही जाएगी? तो अपर लिमिट जो है जल तालिका कहा जाएगा, वाटर टेबल कहा जाता है। देखिए वाटर लेवल है, एक वाटर टेबल है। तो जल स्तर तो जैसे कहाँ तक भरा है वो है, लेकिन जो अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा है, उसको वाटर टेबल कहा जाएगा, जल तालिका कहा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो वाटर टेबल चट्टानों और दरार के बीच भरी जल की ऊपरी सीमा होती है। मानव द्वारा विभिन्न कार्य हों तो ऊपर खींचकर इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर जो है जल भरा हुआ है, तो सबसे ऊपरी सीमा जो है यहाँ से ऊपर है। इसी को पंप सेट द्वारा और ट्यूबवेल द्वारा मानव उपयोग करता है। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो आप जानते हैं पूर्वी एशिया कहाँ, यानी सिंगापुर गए थे पूर्वी एशिया में। तो ये किसके निमंत्रण पर आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस गए थे। तो उन्होंने सिंगापुर की यात्रा की रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष वहाँ से बने, और INA के भी प्रमुख वहाँ से बने। तो आधी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। लाइक कर दीजिएगा। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न,
हिमालय के कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटी से बना है? तो हिमालय का जो कौन सा भाग है जो कि नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटी से, अनकंसोलिडेटेड जो है सेडिमेंट से बना है? तो ये शिवालिक श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवालिक श्रेणी ही है, जो कि बाह्य हिमालय की एक पर्वतमाला है और हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे दक्षिणी श्रेणी है और सबसे नवीनतम श्रेणी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे नवीनतम श्रेणी कौन है? तो आप बताएंगे शिवालिक श्रेणी। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक है, लगभग 2400 किलोमीटर तक। अन्य नाम शिवालिक श्रेणी का है चुरिया पहाड़ियाँ, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। और शिवालिक श्रेणी का सबसे ऊंचा जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है गुरु शिखर। 14 नंबर प्रश्न अगला है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो आप जानते हैं हरिशेण द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति थी। याद रखिएगा, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये प्रश्न आता है कई बार कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, तो उसका भी उत्तर यही है, हरिशेण। तो प्रयाग प्रशस्ति वही है, यानी जो इलाहाबाद स्तंभ लेख अशोक का है उसमें प्रकाशित है, तो हरिशेण ने लिखा था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संस्कृत में रचयिता थे हरिशेण। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में इसका अंकन है। समुद्रगुप्त की विषयों का प्रमुख स्रोत जो है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो अशोक स्तंभ है ये कौशाम्बी से लाया गया था प्रयाग में, इलाहाबाद के किले में आज भी उपस्थित है और इसको लाने वाला था अकबर। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। समुद्रगुप्त की विषयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति द्वारा प्रयाग का स्तंभ लेख है, ये विजय है, विजयों का प्रमुख स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। इसी से पता चलता है समुद्रगुप्त ने कितनी विजयें की थी। चंपू शैली में लिखित है। और याद रखिएगा, ये प्रश्न तो बहुत बार आता है हर परीक्षा में, समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो का क्या अर्थ है? तो अल नीनो का अर्थ होता है बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट। ये याद रखिएगा, चाइल्ड क्राइस्ट, बाल मसीह, बचपन के ईसा मसीह। चाइल्ड क्राइस्ट जो है समुद्री गर्म जलधारा स्पेनिश शब्द है। अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। समान रूप में तापन की स्थिति, टेम्परेचर की स्थिति दर्शाएगा, समान तापन की। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है, ये भी याद रखना है, कभी कंपेरिजन पूछ ले तो ला नीना से अधिक बार ये घटना होती है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे खड़े बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र कौन है जिसमें 250 मीटर रेगिस्तान के मतलब रेगिस्तान में ऊंचे टीले हैं 820 फीट तक? तो कौन सा रेगिस्तान है? तो देखिए, ये जो है वो रब अल खली रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रब अल खली रेगिस्तान। ये दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। इसका विस्तार सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन के कुछ भागों तक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यदि की बात करें तो अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की बात करेंगे तो सहारा है। विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान कारक्रास डेजर्ट कनाडा में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार डेजर्ट, जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, और यह राजस्थान में अवस्थित है। तो इतने महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप इसमें इस प्रश्न के माध्यम से आपको मिल रही हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑपरेशन फ्लड? तो देखिए, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई तो था ही। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु नहीं था, ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा बेंगलुरु नहीं था, बाकी थे।
ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था 1970 में, और उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि, क्योंकि हमको हमारे यहाँ पहले जो है बहुत कम 250 ml पर हेड के हिसाब से भी दूध नहीं मिलता था। ऑपरेशन फ्लड जो है वो फर्स्ट और सेकंड ये दो फेज में शुरू किए गए थे। तो पहला जो है ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट था 4 प्रमुख नगरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कुल 18 प्रमुख दुग्ध शेडों के जुड़ाव के साथ शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है तो याद रखिएगा। और इसे श्वेत क्रांति कहा जाता था, और श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड जो है वो 1981 से 1985 तक जारी रहा, सेकेंड फेज ऑपरेशन फ्लड का, यानी श्वेत क्रांति का। 18वां प्रश्न है, देखिए बड़े प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल भी रहा। तो देखिए ये सफल योजना उधर तो जो है टारगेट जो होता था वो अचीव नहीं हो पाता था, लेकिन यदि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी, रोजगार के अवसर और खाद्य उत्पादकता बढ़ाना, ये सब एक साथ जो है समन्वित 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंग थे, और इसमें टारगेट जो था उससे ज़्यादा अचीवमेंट भी रहा 7वीं योजना में। तो 7वीं योजना 1985 से 90 तक रही। उसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य उत्पादकता में ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। निर्धारित लक्ष्य 5% था, लेकिन उपलब्धि 6% थी, यानी लक्ष्य से भी ज़्यादा उपलब्धि रही, इसीलिए इसको सफल योजना माना जाता है। इसके पूर्व की योजनाएं जो है जो लक्ष्य था, लक्ष्य से भी काफ़ी नीचे रहती थी उपलब्धि, लेकिन इसमें ज़्यादा रही। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न है। तो निम्न में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? तो देखिए आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। सर्वप्रथम इन्होंने इसकी बात की थी, तो एम विश्वेश्वरैया सही उत्तर है, ये आप याद रखेंगे। 20वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और रहेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न आया। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है 1951 में जब चुनाव हुआ था, उस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। और सुकुमार सेन थे। कार्यकाल इनका 21 मार्च 50 से 1958 तक था। वर्तमान जो है ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो याद रखिएगा 26वें हैं। और ये हैं कौन? ज्ञानेश कुमार, ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि 26वें नंबर पर है इनका नंबर, और ज्ञानेश कुमार जी इस समय हैं। 19 फरवरी 2025 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, इसके बाद 4 और बचेंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? देखिए पुरुष और महिला सबको समान वेतन, यानी जिसको समान कार्य और समान वेतन कहा गया है, तो यह किस चैप्टर में है? तो ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से अध्याय 2 में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकेंड चैप्टर में है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में है। इसमें पुरुष और महिला श्रमिकों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसमें अन्य मामले भी शामिल हैं इस एक्ट में। समान कार्य है समान वेतन सिद्धांत यदि अनुच्छेद की बात करेगा तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 39D में है, 39D में है, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि उसमें विभेद किया जाए पुरुषों और महिलाओं में, समान कार्य तो वही करें लेकिन वेतन महिलाओं को कम मिले, ऐसा न हो, सबके लिए बराबर। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी एक भाग है।
क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित हैं, उनमें देखेंगे तो उसके साथ भी इसको पढ़ा जाए तो कानून के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, तो ये जो लिखा है अवसर के समानता की गारंटी, ये एक तरह से मूल अधिकार में भी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अनुच्छेद 39D में है, इसमें दिया गया है अब चैप्टर 2 में 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम में, और ये मूल अधिकार में भी ये चीज़ें समाहित हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? देखिए, अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी गंतव्य आधारित कर। गंतव्य आधारित कर से क्या होगा कि एक ही पर बोझ नहीं पड़ेगा, केवल अंतिम उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा बल्कि हर चैनल पर बोझ थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। किसका? जीएसटी का, टैक्स का। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक गंतव्य आधारित कर जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाए। देखिए, आपूर्ति श्रृंखला होती है, यहाँ एक फैक्ट्री है जिसने प्रोडक्शन किया है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, यहाँ पर होलसेलर के पास जाएगी, और यहाँ पर रिटेलर्स के पास जाएगी, और अंत में कंज्यूमर के पास आएगी। तो ये एक पूरी चेन है, ये श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला। ये प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। जैसे 2 तो 10% हो गया, तो यहाँ 10% केवल कंज्यूमर पर नहीं बल्कि सब में डिवाइड हो जाएगा। ये है जीएसटी। इसे प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है। इससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है, क्योंकि यहाँ हर स्टेप पर लग रहा है टैक्स। तो अंतिम उपभोक्ता पर को ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा बल्कि सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई, पहले तो ये आप याद रखिएगा। और ये रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिचर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। ये तत्कालीन उस समय के गवर्नर जनरल थे। कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर के अंदर ही इस कॉलेज को स्थापित किया गया, इसीलिए इसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज पड़ा। फोर्ट विलियम का पूर्व नाम जो है ओरिएंटल सेमिनरी था। स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना, क्योंकि भारतीय लोगों से संवाद करने के लिए ज़रूरी था कि उनको भारतीय भाषा वहाँ के अधिकारियों को आए, ब्रिटिश अधिकारियों को, इसलिए इसे स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, इसके बाद एक और बचेगा। निम्न में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पॉजेसेज अ वेल डेवलप्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है स्टारफिश में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टारफिश यह इचिनोडर्मेटा संघ का समुद्री अकशेरुकी जीव है, इनवर्टेब्रेट एनिमल है। तो इनवर्टेब्रेट एनिमल जो है ये क्या होते हैं? इसमें मेरुदंड नहीं होता, जो मेरुरज्जु है, जो मेरुदंड है यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं? अकशेरुकी जीव यानी इनवर्टेब्रेट एनिमल्स। तो इसमें अकशेरुकी जीवों में इसकी त्वचा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और स्टारफिश उसी में से है। और कशेरुकी बाकी जैसे हम सब क्या हैं, जैसे जानवर क्या हैं, बड़े जानवर गाय भैंस और शेर, ये सब इनमें होता है कशेरुकदंड मेरुदंड, इसलिए कशेरुकी जीव कहे जाते हैं। तो ये जो है अकशेरुकी जीव हैं स्टारफिश। अंतिम प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, याद रखिएगा, डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस पर नहीं करता? देखिए, चालक के पदार्थ पर तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर तो निर्भर करता है। जैसे कोई चालक है वो लोहे का बना है कि तांबा का बना है, कॉपर का बना है कि
एल्यूमिनियम का बना है तो इस पर निर्भर करेगा उसका प्रतिरोध। लंबाई पर करेगा, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, इसके विपरीत उस पर भी करेगा। देखिए ह्यूमिडिटी पर इसका कोई संबंध नहीं है, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा रहे तो इसके प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर डी सही है, ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी तीनों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। तो साथियों आपने देखा कि एक उम्दा क्लास रही और आपने अनुभव किया होगा कि आपने जो ये प्रश्न पत्र आया था 2023 का, ये प्रश्न पत्र था सेकंड शिफ्ट का, पहला था, उसके 25 प्रश्न हमने लिए, 25 आपने लिए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लगभग 150 से 200 वो प्रश्न किए हैं, हल किए हैं जो कि आपके परीक्षा में आने योग्य हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों की सीरीज़ को देखिएगा, पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको भी देख लीजिएगा और लगातार आपको परीक्षा तक ये मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज़ के रूप में आपको प्रश्न दिए जाएंगे जो कि परीक्षा योग्य होंगे, परीक्षा में आने योग्य होंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब